हेलो दोस्तों, इस वीडियो के लिए एक लाइक ज़रूर दीजिएगा ताकि हमें मोटिवेशन मिले और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑल पे कर दीजिएगा ताकि जब भी मैं न्यू वीडियो डालूं आपको नोटिफिकेशन के जरिए मिल सके। हेलो डियर स्टूडेंट, आज हम लोग सेट 4 का खंडीय हल करने वाले हैं और लगाने वाले हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। इस वीडियो पे एम करते हैं 50 लाइक्स का, तो उम्मीद है आप 50 लाइक पूरे कर देंगे। इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए अपने दोस्तों को ताकि 50 लाइक पूरे कर दें। इससे हमें मोटिवेशन मिलेगी और 50 लाइक जैसे ही होगा हम आपको आगे का सेट सोल्यूशन कराता रहूँगा, ठीक है। तो दोस्तों आइए देख लेते हैं खंड य में 6 प्रश्न। तो दोस्तों ये फिजिक्स का सेट 4 है 2020 का, ठीक है। तो यहाँ पे काला संबंध स्रोत से आप क्या समझते हैं। स्टैटिक व्यतिकरण पैटर्न प्राप्त करने के लिए आवश्यक प्रतिबंधों को लिखिए। दिखाइए कि यंग की द्विरेखा छिद्र प्रयोग में दीप्त तथा अदीप्त फ्रिंजों की चौड़ाई की गणना कीजिए। अब दोस्तों इसमें 3 चीजें पूछी गई हैं, ठीक है, और ये 5 नंबर में है आपका, ठीक है। पहला आपको बताना है काला संबंध स्रोत से आप क्या समझते हैं, ये चीज। दूसरा आपको बताना है कि व्यतिकरण पैटर्न प्राप्त करने के लिए आवश्यक प्रतिबंधों, इसका एक और हेडिंग होता है प्रकाश के व्यतिकरण की शर्तें, तो आपको ये भी बताना है। और दूसरा चीज जो आपको बताना है दीप्त तथा अदीप्त फ्रिंज की चौड़ाई की गणना करनी है, ठीक है। तो ये 3 चीजें बताना है और 5 नंबर का सवाल है, बहुत ही अच्छा सवाल है, आप लोग देखेंगे। पहले हम लोग जान लेंगे कि काला संबंध स्रोत होता क्या है। काला संबंध स्रोत ऐसे दो तरंग उत्पादक स्रोत जिनकी प्रारंभिक कलाओं का अंतर, ऐसे दो तरंग उत्पादक स्रोत मतलब कौन सा तरंग जो उत्पादक करता है, मतलब स्रोत उत्पादन करता हो, ठीक है। ऐसे दो तरंग उत्पादक स्रोत अंतर अंतर समय के साथ स्थिर बना रहता है। क्या कह रहा है, ऐसे दो तरंग उत्पादक स्रोत अंतर समय के साथ स्थिर बना रहता है, अर्थात कालांतर सदैव स्थिर रहता है, काला संबंध स्रोत कहलाता है। अब देखिए काला संबंध स्रोत मतलब आप ये समझ लीजिए कालांतर यानी अंतर, मतलब अंतर समय के साथ स्थिर बना रहता है, इसी को क्या कहते हैं, कालांतर कहते हैं, यानी काला संबंध स्रोत कहते हैं, ठीक है। अब प्रकाश में व्यतिकरण की शर्तें क्या होती हैं, तो दोस्तों 4 शर्तें होती हैं प्रकाश तरंगों के व्यतिकरण के लिए। निम्नलिखित शर्तें अथवा प्रतिबंध हैं। पहला शर्त क्या कहता है, दोनों तरंगों की आवृत्तियां अथवा तरंगदैर्ध्य बराबर होनी चाहिए। दूसरी शर्त कहता है दोनों तरंगों के आयाम बराबर अथवा लगभग बराबर होनी चाहिए, यानी कि आयाम या तो बराबर हो या फिर लगभग बराबर, यानी थोड़ा कम भी हो सकता है या फिर थोड़ा अधिक भी हो सकता है, लेकिन लगभग बराबर भी हो सकता है। तीसरा कहता है दोनों प्रकाश के स्रोत के बीच दूरी बहुत कम होनी चाहिए। और चौथा शर्त कहता है दोनों प्रकाश स्रोत अत्यंत संकीर्ण होने चाहिए। दोस्तों ये चीजें हो गई, ठीक है, इसको आप कॉपी में लिख लीजिएगा। और आते हैं कि आपको दीप्त फ्रिंजों की चौड़ाई कैसे ज्ञात करनी है। जैसा कि दोस्तों आपको पहले भी वीडियो में बता दिया हूं कि दीप्त फ्रिंज की चौड़ाई की गणना कीजिए, और उसमें भी बताया था कि कैसे गणना करना है। आपको सिंपली मिलता था एम एक्स एम बराबर एम लेमडा डी। अगर एम मानते हैं तो एम तथा एम प्लस 1, ये आपका दीप्त के लिए था, तो बस एम प्लस 1 एक में रख दीजिए, एम रख दीजिए बस आप। और उसके बाद दीप्त फ्रिंज की चौड़ाई क्या होगी, डब्ल्यू बराबर एक्स एम प्लस 1 माइनस एक्स एम। अब जो यहाँ पे अगर आप अदीप्त फ्रिंज के लिए क्या लेंगे, वही अदीप्त फ्रिंज का मान यहाँ पे धर देंगे, सेम प्रोसेस है, उसका हल हो जाएगा। तो इसको देख लीजिए, बाकी हमने वीडियो बताया, आप पिछले सेट सारी वीडियो देख लीजिए ताकि आपको अच्छे से बोर्ड परीक्षा की तैयारी हो जाए और आप अच्छे अंक ला सकें। तो इस प्रकार से इसका होगा, ठीक है। आगे देख लेते हैं अदीप्त फ्रिंज के लिए। अब दोस्तों यहाँ पे देखिए अदीप्त फ्रिंजों की चौड़ाई की गणना, माना यम भी तथा यम प्लस 1 भी अदीप्त फ्रिंज की स्थित है, यम एक्स यम तथा एक्स एम प्लस 1, तब एक्स एम बराबर इतना और एक्स एम प्लस 1 बराबर इतना, तब अदीप्त फ्रिंज के लिए सेम वही चीज है, डब्ल्यू बराबर एक्स एम प्लस 1 माइनस एक्स एम, और एक्स एम का मान रख लेंगे, एक्स एम प्लस 1 का मान रख के घटा उठा देंगे, तो यहाँ पे देखेंगे तो आपको दोनों बराबर मिलेगा। इस प्रकार दीप्त अथवा अदीप्त फ्रिंजों की चौड़ाई समान होती है, बस इतना ही लिख देना है, ठीक है। अब दोस्तों इसके आगे आता है अथवा में एक और प्रश्न आता है 5 नंबर में। इसमें क्या कहते हैं, एक पतले झिर्री द्वारा पर्दे पर बने विवर्तन प्रतिरूप की वितरण का आरेख बनाइए, मतलब आपको एक ग्राफ बना देना है, ठीक है। किसका, तो एक पतले झिर्री द्वारा पर्दे पर बने विवर्तन, ये काफी इंपॉर्टेंट है, इस आपको 1-2 और सेट में अभी देखने को मिलेगा, ठीक है। अगर यूपी बोर्ड का जो पेपर मॉडल पेपर बनता है या फिर पेपर बनता है ना, तो उसमें से ना 2 से 3 सेट में लड़ता है, ठीक है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है, इसको आप ध्यान से देखिएगा, ठीक है। 5000 एंगस्ट्रॉम तरंगदैर्ध्य का प्रकाश इतना चौड़ी झिर्री पर अभिलंबित पड़ता है। द्वितीयक निम्निष्ठ की कोणीय स्थिति तथा केंद्रीय उच्चिष्ट की कोणीय चौड़ाई की गणना कीजिए, ठीक है। तो
यहाँ पे देखेंगे आपको ये ऐसा एक ग्राफ बनाना है, जो ये आपका ग्राफ का नाम है विवर्तन प्रतिरूप के तीव्रता वितरण का आरेख। ठीक है, इस ग्राफ को आपको याद कर लेना, ये काफी इंपॉर्टेंट ग्राफ है और आप एक दो बार बना के प्रैक्टिस कर लीजिएगा। बाकी इसके आगे का सवाल जो है वो हल कर लेते हैं। देखिए कैसे हल हुआ है। दिया गया क्या है, एंगस्ट्रॉन दिया था हम लोग को, तो यानी कि लैम्डा बराबर 5000 एंगस्ट्रॉन। जब एंगस्ट्रॉन को हम लोग मीटर में बदलेंगे तो 10 के घात ऋण 10 से गुणा करते हैं, तो 5 गुणे 10 के घात ऋण 7 मीटर हो जाएगा। और दिया था इसमें प्रकाश E इंटू 10⁴ सेंटीमीटर, यानी E बराबर दे दिया था 3 गुणे 10 के घात ऋण 4 सेंटीमीटर। ठीक है, इसको भी मीटर में बदलेंगे तो यहाँ पे 10 के घात 2 से भाग देंगे, तो यहाँ पे 10 के घात ऋण 6 हो जाएगा मीटर में। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पे देखेंगे द्वितीय निम्नलिखित की कोणीय स्थिति क्या होती है। तो देखिए पहली अनिम्निष्ट हो गया, ये द्वितीय निम्नलिखित हो गया। तो द्वितीय निम्नलिखित की कोणीय स्थिति क्या होगी, 2π/E। तो यहाँ पे देखिए E, ठीक है, तो 2π पाई बोल रहे हैं हम, ये एंगस्ट्रॉन लैम्डा है। तो यहाँ पे देखिए 2 λ/E यानी कि द्वितीय निम्नलिखित। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखा है, द्वितीय निम्नलिखित की कोणीय स्थिति। तो यहाँ पे देखिए पहला है और ये द्वितीय है, तो यहाँ पे द्वितीय क्या है 2 λ/E। तो यहाँ पे 2 λ/E, लैम्डा का मान यहाँ से रख लेंगे और E का मान यहाँ से रख लेंगे। इसको हल करेंगे तो 0.33 रेडियन हम लोग का आंसर आ जाएगा। अब देखिए कोणीय उचिष्ट, केंद्रीय उचिष्ट की कोणीय चौड़ाई। अब केंद्रीय उचिष्ट की कोणीय चौड़ाई क्या होगी, तो 2 λ/E सेम होगी। ठीक है, अब मुख्य उचिष्ट है, ऐसे ही मतलब इधर से अगर देखेंगे तो उचिष्ट में जा रहा है। ठीक है, तो इस प्रकार से इसका भी सेम होता है। ठीक है, यहाँ पे देखिएगा स्थिति है और ये चौड़ाई है। ठीक है, तो जो स्थिति है ये निम्नलिखित है और जो यहाँ पे चौड़ाई वो क्या है, उचिष्ट है। तो यहाँ पे 2 λ/E हो जाएगा, तो सेम वही मान रखेंगे तो आपका सेम वही आंसर आएगा। ठीक है, अब दोस्तों 7वां प्रश्न निकल के आता है, पीएन संधि डायोड के लिए पूर्ण तरंग डिस्टकारी का परिपथ आरेख खींचिए, कार्यविधि समझाइए, निवेशी तथा निर्गत वोल्टताओं के तरंग रूप भी दिखाइए। आइए इसको देख लेते हैं। अब दोस्तों यहाँ पे देखिए निवेशी तथा निर्गत वोल्टताओं के तरंग रूप, जो तरंग रूप पूछा था वो है। बाकी आपको आरेख बनाइए और कार्यविधि बनाइए। हमने आपको क्या किया, सेट 3 में जो कि उसका कोड 346 XU था, उसमें आपको बता दिया, वो आपको प्रश्न संख्या 9 में था। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको बता दी थी, कार्यविधि और आरेख बनाना। ठीक है, तो यहाँ पे विवर्तन प्रतिरूप जान लेते हैं। ठीक, यहाँ पे वोल्टताओं के तरंग रूप जान लेते हैं निवेशी और निर्गत के लिए। तो देखिए निवेशी यह है, निर्गत यह है, और ये निवेशी वोल्टेज है। तो इस प्रकार से ये यहाँ से उठ के जाता है। ठीक है, और फिर नीचे आता है, फिर ऊपर जाता है, फिर नीचे आता है, फिर ऊपर जाता है। लेकिन निर्गत वोल्टेज में केवल क्या होता है, ऊपर ऊपर जाता है। तो इसको आपको याद रखना है। ठीक है, ये निवेशी वोल्टेज है और ये निर्गत वोल्टेज है। तो दोस्तों ये भी आपका हो गया। अब आते हैं प्रश्न संख्या 8 पे। किसी संधारित्र की वैद्युत धारिता की परिभाषा दीजिए। 1 फैराड वैद्युत धारिता से क्या तात्पर्य है। किसी समांतर प्लेट संधारित्र की दोनों प्लेटों के बीच आंशिक रूप से परावैद्युतांक रखा हो तो संधारित्र की धारिता का व्यंजक प्राप्त कीजिए। ये चीजें हैं। ठीक है, तो आपको यहाँ पे देखिए संधारित्र की वैद्युत धारिता क्या होती है। किसी संधारित्र की वैद्युत धारिता C उसे दिए गए आवेश Q तथा उसके कारण संधारित्र की प्लेटों के बीच विभवांतर के अनुपात के बराबर होता है। यानी संधारित्र की धारिता C बराबर Q/V। आपको ये लिख देना है। ये आपका बहुत ही आसान डिफिनीशन है और इसको आप आसानी से याद कर सकते हैं। दोस्तों अब अगला आता है 1 फैराड। 1 फैराड का हम लोग को डिफिनीशन लिखना है। तो यहाँ पे देखिए अगर हम Q1 बराबर 1 रख दें और V बराबर 1 रख दें तो हमें C बराबर क्या होगा, 1 प्राप्त होगा, यानी 1 फैराड प्राप्त होगा। तो बस इसी चीज को लिख देना है। यदि किसी संधारित्र की प्लेटों के 1 कूलाम आवेश देने पर उसकी प्लेटों के बीच विभवांतर 1 वोल्ट हो तब संधारित्र की धारिता 1 फैराड होती है। जैसा कि आप देख सकते हैं C बराबर 1/1 = 1। अब दोस्तों आता है समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता जब उसकी प्लेटों के बीच आंशिक रूप से परावैद्युतांक रखा हो तो संधारित्र की धारिता का व्यंजक ज्ञात कीजिए। दोस्तों इसका उत्तर मैंने सेट 1 कोड 346 XS में दे दिया है। 5वां का ग है, यहाँ पे स्पष्ट रूप से लिखा है। तो आप जाके वीडियो मेरे चैनल पे देख लीजिएगा, मैंने ऑलरेडी डाल दिया है। ठीक है, अगर आप इस PDF को लेना चाहते हैं तो आपको केवल 50 रुपये नीचे दिए गए नंबर पे पेमेंट करना है, उसका स्क्रीनशॉट उसी नंबर पे व्हाट्सअप कर देना है और आपको ये PDF तुरंत मिल जाएगा। इसके साथ साथ बोनस में और 2-3 PDF मिलेंगे। अब दोस्तों इसका अथवा देख लेते हैं। अथवा में दोस्तों ये भी 5 नंबर का प्रश्न है और ये क्या कह रहा है देख लीजिए। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता तथा वैद्युत विभवांतर में क्या संबंध है, आपको ये बताना है। दूसरा चीज कह रहा है गॉस के नियम से एक अनंत लंबाई के आवेशित तार के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए व्यंजक प्राप्त कीजिए।
अब दोस्तों इसका उत्तर देख लीजिए, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता तथा वैद्युत विभवांतर में संबंध। ठीक है, और दोस्तों यहाँ पे आपको एक ले लेना है प्लस क्यू आवेश और उसको बिंदु ओ मान लेना है, और उससे एक्स दूरी पर आपको एक और बिंदु ले लेना है जिसको ए मान लेना है और उस पर क्यू जीरो ले लेना है। ठीक है, और इन दोनों पे आपको इसके विपरीत अगर आप देखेंगे इसके आगे, तो यहाँ पे आपको क्या प्राप्त होगा, यहाँ पे आपको वैद्युत क्षेत्र ई दिख रहा है और वैद्युत क्षेत्र ई आपका इधर जा रहा है, मतलब वैद्युत क्षेत्र इधर जा रहा है, लेकिन इसके विरुद्ध अगर आप इधर लेंगे विस्थापन करेंगे तो आपका ये dx दूरी है और इन दोनों के बीच की दूरी x है। बस उसी चीज को यहाँ पे लिखा गया है। माना कि किसी बिंदु O पर प्लस q आवेश है, इससे x दूरी पर बिंदु A पर q0 आवेश स्थित है। q0 आवेश को वैद्युत क्षेत्र के विरुद्ध अल्प दूरी dx विस्थापित करने पर विभव v से dv प्लस v हो जाती है, यानी कि v से इधर ले जा रहे हैं तो dv प्लस v हो जा रहा है। दोनों बिंदुओं के बीच विभवांतर, अब दोनों बिंदुओं के बीच अगर विभवांतर देखेंगे तो इसको इसमें से घटा देंगे, यानी कि v प्लस dv माइनस v, तो क्या हमें प्राप्त होगा, dv प्राप्त होगा। ठीक है, तो हमें दोनों बिंदुओं के बीच विभवांतर कितना मिल गया, dv, डेल्टा v, इसको आप बोल सकते हैं। अब यहाँ पे लिखा Q0 आवेश को वैद्युत क्षेत्र के विरुद्ध विस्थापित करने में किया गया कार्य बराबर बल गुणे विस्थापन होता है। तो dW बराबर बल क्या है आपका F है और आपका विस्थापन कितना हो रहा है, dx हो रहा है। तो यहाँ पे माइनस dx, क्योंकि विपरीत हो रहा है, मतलब देख रहा है ना विपरीत, इधर ना कि इधर हो रहा है, यानी माइनस दिशा में हो रहा है। तो माइनस आपका क्या है, चिन्ह बताता है कि विपरीत दिशा में हो रहा है, विस्थापन विपरीत दिशा में हो रहा है, माइनस बस यही बता रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे माइनस का चिन्ह ध्यान रखेंगे, यहाँ पे आपको केवल दिशा बता रहा है कि विपरीत दिशा में हो रहा है। तो बल यह बराबर आपका क्या हो गया, बल Q0 इंटू ई। अब यहाँ पे आपका इसको समीकरण 1 मान लेना है। यहाँ पे लिखा गया स्पष्ट रूप से, यहाँ ऋण चिन्ह यह बताता है कि वैद्युत क्षेत्र और विस्थापन की दिशाएं विपरीत हैं, परंतु कार्य बराबर क्या होता है, आवेश गुणे विस्थापन। तो dW बराबर क्या होगा, Q0 इंटू dV। इसको समीकरण 2 मान लेना है, ये एक और कार्य का फार्मूला है। और समीकरण 1 और 2 से जब आप करेंगे तो यहाँ पे देखिए Q0 बराबर, यहाँ पे देख सकते हैं Q0 E, यहाँ पे देखिए dW, यहाँ पे भी देखिए dW। तो यहाँ पे इसके बराबर क्या हो जाएगा, ये इसके बराबर हो जाएगा। तो Q0 से Q0 कट जाएगा, आपका मिलेगा E इंटू माइनस dx इज इक्वल टू dV। अब बस उसी चीज को अगर आप कर देंगे तो यहाँ पे देखिए E इंटू माइनस डी एक्स इक्वल टू डी बी, तो E बराबर माइनस डी अपन डी वी बटा डी एक्स। यही वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, यानी तीव्रता क्या है, वैद्युत क्षेत्र का E है और विभवांतर आपका V है, यानी कि यही वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और विभवांतर में संबंध है। अब दोस्तों यहाँ पे देखिए, अनंत लंबाई की आवेशित तार के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना आपको पहले ही बता चुका हूँ, और ये आपको सेट 4 में भी मिल जाएगा, तीसरा का प्रश्न संख्या तीसरा का घ में। ठीक है, और इसका विस्तार से हमने वीडियो भी डाला है समझा के, तो आप वहाँ पे आप मेरे चैनल पे जाकर आप वीडियो भी देख सकते हैं। अब दोस्तों आपका आता है 9वां प्रश्न, जो कि ये भी 5 नंबर में आता है। दो समांतर धारावाही लंबे तारों के बीच चुंबकीय बल के लिए व्यंजक प्राप्त कीजिए। दो बहुत बड़े व सीधे तारों के बीच की दूरी 10 सेंटीमीटर है। इसमें से एक तार में 5 एम्पीयर तथा दूसरे तार में 15 एम्पीयर की धारा बह रही है। दिए गए चित्रानुसार बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण एवं दिशा ज्ञात कीजिए। अब दोस्तों यहाँ पे देखिए R बराबर दे दिया है, तारों दो बहुत बड़े व सीधे तारों के बीच की दूरी 10 सेंटीमीटर है। R बराबर 10 सेंटीमीटर दे दिया है, इसको मीटर में बदलेंगे तो 0.10 मीटर हो जाएगा। और इसमें I1 I2 दे दिया है, 5 एम्पीयर और 15 एम्पीयर, जो कि यहाँ पे आपको दिख रहा होगा। ठीक है, तो यहाँ पे 5 एम्पीयर दे दिया, 15 एम्पीयर दे दिया। R1 और R2 आपको देख दिया है, यहाँ पे 15 एम्पीयर धारा भरे दिए गए चित्रानुसार। अब चित्र में आपका क्या दिया, R1 R2 दिया है। R1 बराबर दे दिया 4 सेंटीमीटर, यानी जो उसमें बिंदु P है उसका दूरी 4 सेंटीमीटर। दोनों तारों के बीच की दूरी क्या है, 10 सेंटीमीटर है, यानी R2 बराबर क्या हो जाएगा, 10 - 4 यानी 6 सेंटीमीटर, यानी R1 4 सेंटीमीटर और R2 6 सेंटीमीटर। और इसको मीटर में बदलेंगे तो 4 × 10⁻2 मीटर और 6 × 10⁻2 मीटर आपका R2 का मान हो जाएगा। अब 5 एम्पीयर धारा के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी, तो यानी V1 μ0 बटा 2 पाई इंटू I1 बटा R1। अब इसी सूत्र पर आपको हल कर लेना है।
इसका मान आपको मालूम है 2 × 10⁻7 होता है। I1 का मान आपको रख देना है 5 एम्पियर और फिर R1 का मान रख देना है 4 × 10⁻2। तो आपको यहाँ पे 2.5 टेस्ला प्राप्त हो जाएगा। अब ऐसे ही सेम इसी सूत्र पे आपको लगेगा 15 एम्पियर के लिए वही मान रखना है। बस यहाँ पे I2/R2 कर देना है, I2 का मान रख लेना, R2 का मान रख लेना, हल करेंगे तो 5 × 10⁻5 टेस्ला आ जाएगा। यहाँ पे इसका 2.5 है, इसका 5 है और दोनों का मान पता चल गया 5 एम्पियर और 15 एम्पियर का। तो यहाँ पे लिख देना है एक लाइन, बिंदु P पर परिणामी चुंबकीय क्षेत्र B = B2 - B1। अब यहाँ पे B1 है B2 है तो B2 - B1 कर देंगे तो 5 × 10⁻5 - 2.5 × 10⁻5। तो आपका B बराबर आ जाएगा 2.5 × 10⁻2 टेस्ला। ये आपका आंसर हो जाएगा। अब दिशा बता दीजिएगा, कागज के तल से लंबवत बाहर की ओर, ये आपका दिशा हो गया। तो ये आपका न्यूमेरिकल पॉइंट सॉल्व हो गया। अब आते हैं थ्योरिकल पॉइंट पे। दो समांतर, जो आपका सिद्धांत कह लीजिए या फिर डेरिवेशन कह लीजिए, दो समांतर धारावाही लंबे तारों के बीच चुंबकीय बल के लिए व्यंजक प्राप्त कीजिए। निगमन। अब दोस्तों यहाँ पे देखिए, दो समांतर तारों के बीच बल। अब यहाँ पे दो समांतर तार ले लिए हमने, ठीक है, और इसमें देख ही सकते हैं आपका बल F है और यहाँ पे B1 I1 ऐसे दिया गया है, ठीक है, I1 I2। तो यहाँ पे देखिए क्या लिखा गया है, माना दो लंबे समांतर व सीधे चालक तार AB व CD निर्वात तथा वायु में पास पास कागज के तल में रखे हैं, जिसमें क्रमशः I1 व I2 एम्पियर की धाराएं और तथा सिरों के बीच दूरी R मीटर है। बायो-सावर्ट के नियमानुसार चालक तार AB की धारा I1 के कारण चालक तार CD के कारण किसी बिंदु पर चुंबकीय बल क्षेत्र B1 = μ0/2π × I1/R न्यूटन। इसका मात्रक होता है न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर। अब यहाँ पे लिख देना, आपको थोड़ा सा लिखना है, चालक तार CD में धारा I2 है तो चुंबकीय बल क्षेत्र B1 के लंबवत है, अतः चालक तार CD के L लंबाई पर चुंबकीय क्षेत्र B1 के कारण लगने वाला बल F = I2B1 L sin 90 डिग्री। अब इसको जब 90 डिग्री को हटाएंगे तो I2B1 L हो जाएगा और इसका = आपको ये वाला मान रख देना है। यहाँ पे देखिए B1 का मान आपको यहाँ पे पुट कर देना है और यहाँ पे जब B1 का मान पुट करेंगे तो μ0/2π और यहाँ पे देखिए I2 है तो आपका यहाँ पे I1 I2 हो जाएगा बटा R हो जाएगा और यहाँ का L यहाँ पे L हो जाएगा और इसका मात्रक न्यूटन हो जाएगा। अतः चालक तार CD की प्रति मीटर लंबाई पर लगने वाला बल F/L = μ0/2π I1 × I2/R। इसका मात्रक हो जाएगा न्यूटन प्रति मीटर। अब यहाँ पे दोस्तों एक और लास्ट प्रश्न आता है अथवा में आपका, ये आपका लास्ट है। अब ये कहता है, एक धारामापी को अमीटर के किसी परिवर्तित करेंगे। एक धारामापी को अमीटर में कैसे परिवर्तित करेंगे। एक धारामापी का प्रतिरोध 5 ओम है, यह अधिकतम 1.5 एम्पियर की धारा माप सकती है। इस यंत्र की 6 एम्पियर तक की धारा मापने वाली अमीटर कैसे बदला जा सकता है, इस अमीटर का प्रतिरोध भी ज्ञात कीजिए। अब दिया गया है G = 5 ओम, IG बराबर दे दिया गया है 1.5 एम्पियर, I = 6 एम्पियर, ठीक है। अब माना धारामापी के समांतर क्रम में प्रतिरोध शंट लगाया गया है। IG × G = I - IG × 5। अब यस बराबर, यहाँ पे 5 नहीं यस है, ठीक है, यस बराबर IG/I - IG × G। आपको IG का मान मालूम है, G का मान मालूम है, रख लेंगे 1.67 ओम आ जाएगा। अमीटर में तुल्य प्रतिरोध 1/R = 1/G + 1/S 5 1/5 धन, और इसको देखिए गुणा करेंगे तो यहाँ पे 3/5 आ रहा है, तो ठीक है, तो यहाँ पे 5 आपको कर देना है, ठीक है, तो यहाँ पे 3/5 हो जाएगा। अब इसी को जब हल करेंगे तो आप यहाँ पे 3/5 आपको यहाँ पे 4/5 प्राप्त होगा और इसको पलटेंगे तो 5/4 हो जाएगा और R = 1.25 ओम आपको मिल जाएगा। इस प्रकार से आपको मिल जाएगा, देख लेंगे एक बार। जब आप इसको कॉपी में लिख कर हल करेंगे ना तो आपको बहुत अच्छे से ये समझ में आ जाएगा कैसे लगाना है, कैसे समझना है, इस फिगर के जरिए आपको समझ में आ जाएगा। तो वीडियो पॉज करके एक बार कॉपी में लिख लीजिए, बाद में अपने मन से हल कर लीजिएगा।
अब दोस्तों यहाँ पे आता है धारामापी का मीटर में रूपांतरण कैसे करते हैं। तो इसके लिए एक निम्न प्रतिरोध को धारामापी के समांतर क्रम में जोड़ देते हैं जिसे शंट कहते हैं। माना धारामापी को अमीटर में परिवर्तित करने का वैद्युत प्रतिरोध जी तथा इसके समांतर क्रम में यश प्रतिरोध का शंट लगाया जाता है। अमीटर में मापने जाने वाली अधिकतम धारा I है। परिपथ में प्रवाहित धारा I के श्रेणी क्रम में अमीटर लगाने पर धारामापी में Ig धारा तथा शंट में I-Ig धारा होकर गुजरती है। धारामापी एवं शंट प्रास समांतर क्रम में हैं, जिस कारण इसके सिरों पर विभवांतर समान होंगे, अतः Ig × G = I-Ig × यश। अब आपको ये चीज़ पढ़ के आपको न्यूमेरिकल आसानी से समझ में आ गया होगा, इसलिए आपको कहें कॉपी में लिख लीजिए ताकि आपको बाद में समझ में आ सके। अब यश बराबर आपको क्या मिल जाएगा, Ig/I-Ig, ठीक है, × G। इस प्रकार धारामापी को अमीटर में परिवर्तित करने के लिए उससे संबंधित शंट का मान इस बात पर निर्भर करता है कि धारामापी को किस प्रास के अमीटर में परिवर्तित करना है। दोस्तों आपका यहाँ पे सेट 4 कंप्लीट सॉल्व हो चुका है। सारा का आंसर बता दिया हूँ, कॉपी में लिख लीजिए और याद कीजिए। आपका 2 महीना है अभी, और वीडियो पे एम किया था 50 लाइक्स का, तो तुरंत लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और आपका हम सेट 5 जल्द ही लेकर आएंगे आपको हल कराने, जैसे ही 50 लाइक्स होता है।